रफ शीट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जहां सिर्फ एक धातु ने, सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता की किस्मत ही गढ़ दी। तो तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि कैसे एक लौह क्रांति ने प्राचीन भारत को एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे युग में जहां भारत के कोने कोने में ना लोहे के टकराने की गूंज सुनाई दे रही थी। देखिए, ये कहानी सिर्फ राजाओं और राज्यों की नहीं है। नहीं नहीं, ये तो इस बात की गाथा है कि कैसे सिर्फ एक धातु पर महारत हासिल करने से बड़े बड़े साम्राज्यों का जन्म हुआ और समाज की, आप कह सकते हैं, पूरी की पूरी बनावट ही बदल गई। तो एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं, कैसे कैसे धरती से निकला और आग में तपाया गया सिर्फ एक तत्व एक पूरी सभ्यता को बदलने की ताकत रख सकता है। कमाल की बात है ना? और बस इसी सवाल का जवाब हमारी आज की खोज के बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा, तो लोहे के इस गहरे असर को समझने के लिए ना हमें शुरुआत करनी होगी, बिल्कुल शुरुआत से, मतलब उस क्रांति से। यहीं पर वो बदलाव के बीज बोए गए थे जो एक नए युग में अंकुरित होने के लिए एकदम तैयार थे। अब जरा ध्यान दीजिए कि कैसे शक्ति का जो केंद्र है वो पूरब की ओर खिसक रहा है। और देखिए, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो एक सोची समझी रणनीति थी। उन जमीनों की ओर जहां विकास के लिए दो सबसे जरूरी चीजें थीं, पानी और लोहा। और यही यही वो नींव थी जिस पर भविष्य के भारत की महानता बनने वाली थी। ये जो लोहे के औजार हैं, जरा सोचिए, वो कुल्हाड़ी जिसने घने जंगलों को साफ कर दिया, वो हल जिसने कठोर जमीन को चीर दिया, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, ये तो वो चाबियां थीं जिन्होंने जमीन की खेती की क्षमता के दरवाजे ही खोल दिए। और इसका सबूत हमें झखेड़ा और राजघाट जैसी जगहों पर मिलता भी है। और जब अनाज के भंडार भरने लगे, भोजन की कोई कमी नहीं रही, तब क्या हुआ? तब भारत की अगली बड़ी छलांग की नींव रखी गई, यानी शहरों का जन्म। ये दूसरे शहरीकरण की युग की शुरुआत थी, एक ऐसा समय जिसमें विकास और जटिलता पहले कभी नहीं देखी गई। इससे आप एक चेन रिएक्शन की तरह सोच सकते हैं। लोहे के औजारों ने एक चिंगारी जलाई, जिससे खाने के उत्पादन में जैसे एक विस्फोट सा हो गया। अचानक से सबके लिए जरूरत से ज्यादा अनाज मौजूद था, और यही सरप्लस, यही अधिशेष शहरीकरण के इंजन का ईंधन बनने वाला था। जरा उस गहमा गहमी की कल्पना कीजिए जब लोग इन बढ़ते हुए सेंटर्स की ओर खिंचे चले आ रहे थे। गांव कस्बों में बदल रहे थे और कस्बे बड़े बड़े शहरों में। ये वो भट्टी थी जिसमें एक नया, एक वाइब्रेंट और मौकों से भरा शहरी समाज गढ़ा जा रहा था। और देखिए, ये शहर सभ्यता के कोई अलग थलग टापू नहीं थे, नहीं, ये तो हलचल से भरे हुए केंद्र थे जो ट्रेड रूट्स के एक ऐसे नेटवर्क से जुड़े थे जो, आप कह सकते हैं, व्यापार और संचार की धमनियों की तरह काम करते थे। इन्हीं रास्तों से माल, विचार और प्रभाव बहते थे जो एक नए शहरी भारत का ताना बाना बुन रहे। अब जाहिर है, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, लेन देन के लिए एक स्टैंडर्ड मीडियम की जरूरत महसूस हुई। और यहीं पर एंट्री होती है पंच मार्क्ड कॉइन्स या आहत सिक्कों की। ये भारत की पहली मुद्रा थी। धातु के इन छोटे छोटे टुकड़ों ने इकोनॉमी में एक क्रांति ला दी, जिससे व्यापार पहले से कई ज्यादा आसान, तेज और एफिशिएंट हो गया। लेकिन ये जो बदलाव थे ना, ये सिर्फ आर्थिक नहीं थे। जैसे जैसे शहर बढ़े, दौलत बढ़ी, भारत की आत्मा में भी एक गहरा परिवर्तन हो रहा था। अब नए विचार और नए दर्शन उभरने वाले थे जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देंगे और आत्मज्ञान के नए रास्ते पेश करेंगे। देखिए, शहरी जीवन की बढ़ती दौलत और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच ना एक नई बेचैनी ने जन्म लिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई और लोग अब पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने लगे थे। वो जवाबों के लिए तरस रहे थे, इस तेजी से बदलती दुनिया में सुकून और मतलब की तलाश कर रहे थे। और इसी आध्यात्मिक खोज से दुनिया के दो महान धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ने ही मुक्ति का एक अनोखा रास्ता दिखाया, अपनी अलग शिक्षाओं, अपनी प्रथाओं और अपनी भाषा के साथ। और इन दोनों ने मिलकर भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जैन धर्म के केंद्र में हैं तीन रत्न, जिन्हें त्रिरत्न भी कहते हैं। पहला, सम्यक श्रद्धा, यानी तीर्थंकरों की शिक्षाओं में विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, यानी वास्तविकता के सही स्वरूप को समझना। और तीसरा, सम्यक आचरण, यानी अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का जीवन जीना। ये तीनों मिलकर ही मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म दुखों को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है,
देखिए, ये कोई कठोर आदेशों का सेट नहीं है, बल्कि ज्ञान, सदाचार और एकाग्रता के साथ जीवन जीने के लिए एक पूरी गाइड है। ये संतुलन और संयम का मार्ग है, जो अंदरूनी शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो एक तरफ जहां ये दार्शनिक क्रांतियां पूरे देश में फैल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में एक और बड़ा बदलाव आकार ले रहा था। सत्ता के लिए होड़ कर रहे कई राज्यों में से एक राज्य अब उन सब पर हावी होने वाला था। जी हां, मगध का समय आ गया था। इसे एक विशाल शतरंज की बिसात की तरह सोचिए, जिस पर 16 शक्तिशाली राज्य एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। हर एक का अपना राजा, अपनी सेना और अपनी महत्वाकांक्षाएं। और ऊंचे दाव वाले इस गेम ऑफ थ्रोन्स में मगध एक ऐसी चाल चलने वाला था जो हमेशा के लिए खेल के नियमों को ही बदल कर रख देगी। तो सवाल यह है कि मगध का गुप्त हथियार क्या था? जवाब है उसकी अपनी जमीन। सुरक्षित पहाड़ियां उसे हमलों से बचाती थीं, उपजाऊ मैदान उसके खजाने भरते थे, जंगल लकड़ी और युद्ध हाथी देते थे, और सबसे जरूरी, लोहे की खदानों ने उसे युद्ध के मैदान में एक जबरदस्त बढ़त दी। मगध सिर्फ मजबूत नहीं था, उसे तो जैसे प्रकृति का वरदान मिला हुआ था। और इन्हीं फायदों के साथ मगध के शासकों ने एक साम्राज्य बनाने का बीड़ा उठाया। वो कई राज्यों में से सिर्फ एक बनकर संतुष्ट नहीं थे। नहीं, उनका लक्ष्य था पूर्ण प्रभुत्व और चतुर कूटनीति और जबरदस्त सैन्य शक्ति के दम पर वो इसे हासिल करने ही वाले थे। और इस खेल के एक माहिर खिलाड़ी थे राजा बिंबिसार। वो एक महान रणनीतिकार थे। उनकी जो 3 आयामी नीति थी ना, वो एक त्रिशूल की तरह थी। एक शूल वैवाहिक गठबंधनों के लिए, दूसरा मजबूत दोस्ती के लिए और तीसरा सैन्य विजय के लिए। और इसी अप्रोच से उन्होंने एक एक करके मगध की शक्ति का विस्तार किया। और ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि बढ़ता ही गया। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने इस अभियान को जारी रखा। उनके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंदों ने साम्राज्य की सीमाओं को और भी दूर तक धकेल दिया। ये जीत का एक स्नोबॉल इफेक्ट था, जो हर नई जीत के साथ बड़ा और शक्तिशाली होता गया। और इसका अंत हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य के निर्माण के साथ। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं, एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंज रहा है। असल में टिकता क्या है, लोहे और पत्थर की ताकत या फिर एक विचार की शक्ति? देखिए, मगध साम्राज्य तो कब का खत्म हो गया, लेकिन बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। तो शायद अंत में असली ताकत उसमें नहीं है जो हम बनाते हैं, बल्कि उसमें है जिसमें हम विश्वास करते हैं। भारत के लौह युग की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर दिलचस्प रहा होगा और ये समझने में मदद मिली होगी कि कैसे एक धातु एक साम्राज्य गढ़ सकती है और कैसे विचार फौलाद से भी ज्यादा टिकाऊ हो सकते हैं। इतिहास की ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमें जरूर फॉलो करें।